आज पूरे दिन का कुछ डेवलपमेंट्स था जो आपके साथ डिस्कस करना था। आज बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए कि जनाब आपने हमारे खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स की हैं। वो कंप्लेंट्स जो थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिस में कंप्लेंट्स किसी ने भेजी हैं मेल करके। जब मेरे पास उन्होंने भेजा कि आकिब भाई आपने कंप्लेंट्स की हैं, तो मैं खुद थोड़ा सा हैरान हो गया कि जो कंप्लेंट्स मैंने की नहीं थी वो कंप्लेंट्स लोगों ने मुझे भेज के ये बताया कि आपने कंप्लेंट्स की हैं। वो कंप्लेंट बेसिकली शर्मा कंस्ट्रक्शंस है। शर्मा कंस्ट्रक्शंस मुझे पता नहीं था कौन है क्या है। कुछ फोन आए मुझे शर्मा कंस्ट्रक्शन से कि जनाब आपने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की है। तो जब मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, जब मैंने देखा कि ये जो शर्मा कंस्ट्रक्शन है इसको ना मैं जानता हूं ना कुछ, उसके अलावा मेरा किसी ने नाम यूज किया, फॉर्जरी करके मेरा नाम इस्तेमाल किया है, मेरा फोन नंबर इस्तेमाल करके कंप्लेंट प्रधानमंत्री के ऑफिस में भेजा गया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कोई क्रशर खोल रहा था अंजोल के एरिया में जो ब्लॉक ठाकरई में है, किसी को क्रशर खोलना था तो उन्होंने क्रशर खोला है या अभी खुलने वाला था, तो कंप्लेंट्स मेरे नाम से गई हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस है नहीं है, वहां पे स्कूल है या एनवायरमेंटल जो भी जितने भी इश्यूज हैं क्या वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अच्छा, सबसे पहले सलाम व आदाब, जितने भी सलाम और आदाब भेज रहे हैं। मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ सर, और लव यू जानी, लव यू सर, और शुक्रिया शुक्रिया उज़ैर रसूल। तो दुख इस बात का नहीं है कि कंप्लेंट गई है। कंप्लेंट वो सही कंप्लेंट है या गलत कंप्लेंट है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेंट अगर भेजनी है आपने तो आप अपने नाम से भेजे। आप मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैंने वो पोस्ट भी किया है अभी फेसबुक पे, कुछ टाइम पहले फेसबुक पे पोस्ट किया है। पोस्ट डाल के मैंने यही कहा है, क्योंकि अभी जो एडिशनल सेक्रेटरी जम्मू से हैं उनने डीसी किश्तवाड़ को फॉरवर्ड किया है, और डीसी किश्तवाड़ के अभी वहां से एक ऑर्डर निकला है कि इस पे जो है आगे कार्रवाई होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप मेरा नाम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैंने पॉलिटिकल पार्टी भी एक ज्वाइन करी है, तो उसके बावजूद उन्होंने उस ऑर्डर में ये लिखा है, जो एप्लीकेशन दिया है उसने, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एप्लीकेशन डाला हुआ है, वो एप्लीकेशन आकिब शाह सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर डाला है। तो जब कॉल्स आ रही थी मुझे, मैंने उनको क्लियर कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। और उसमें शायद कुछ एमएलएज का भी शायद कोई स्टेक होगा या स्टेक नहीं भी होगा। तो शर्मा कंस्ट्रक्शन के नाम से किश्तवाड़ की है, बट लेकिन इशू ये है कि मेरा नाम इस्तेमाल करके उन्होंने वो फाइल किया है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा सिग्नेचर गलत किया है, मेरा बाकी सब गलत किया है। लेकिन मैं उन सब लोग को ये बताना चाहूंगा जिनने भी ये सब किया है कि ये सब बिल्कुल गलत है। आपने ये चीज नहीं करना चाहिए था, एंड अगर करना चाहिए था तो आप मुझे पूछ के कर लेते तो दुख नहीं होता। बाकी ये रहा कि अभी उस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, वो चेक आपके सामने बहुत ही जल्दी मैं उस, क्योंकि जो भी जितना भी रहा होगा वो ईमेल के थ्रू गया होगा मैसेज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। डोडा कलापा ना काम है, पर्सनल काम है, रफीक राजा, इंशाल्लाह डोडा भी आएंगे। तो काफी लोग कई जगहों से फोन करते रहते हैं कि यहाँ पे आए वहां पे आए, तो इंशाल्लाह आएंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि काफी जगहों पे जाऊं। वालेकुम सलाम जाफर, क्या हाल है? ठीक ठाक। उसे रसूल सर जी, एक लड़की आपके बारे में डोडा में बोलती रहती है, उसका सर जी चुप कराना सर प्लीज। अच्छा यार, अब देखो मुखालफत नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा आप काम कर रहे हैं। सज्जाद शेख कुछ लिख रहे हैं, आर के बुलेट के नाम पे चलती है। क्या चलती है सज्जाद भाई? शाहबाज चौधरी, अस्सलाम वालेकुम भाई, पहचाना शाहबाज चौधरी, लव यू सर। भाई कैसे हो? मेरे आशीष हूँ आप? मैं ठीक हूँ, सब फाइन, बिग फैन। अच्छा, उसके अलावा जो ये इशू था जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया अभी, ये तो इशू था ही जो मेरे नजर में आया। उसके बाद आज हम फिर हॉस्पिटल के आसपास थे, हॉस्पिटल में ही थे। तो अरशद हमारे साथ था, एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी किसी का हेल्प कर रहा था, किसी की मदद कर रहा था। लेकिन आप देखिए कि सिरिंज अस्पताल में अवेलेबल नहीं है।
कॉटन अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, छोटी छोटी चीजें अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। लेकिन वहीं पे जब हम ये चीजें बोलते हैं कि जनाब यहाँ पे ये चीजें अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ओपीडी में डॉक्टर नहीं होता है, वहां पे आप सिरिंज अवेलेबल नहीं है, आपके पास ग्लोव्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास बाकी चीजें अवेलेबल नहीं है जो एक आम आदमी को आसाइश होती है सरकार की तरफ से। सरकार को जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पे कर ही क्यों रहे हैं? अगर सरकार के पास ये चीजें नहीं है तो सरकार को टैक्स पे क्यों करना क्यों है? कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई भी बंदा हो, हर एक शख्स एक सरकार को टैक्स पे करता है, जिसकी वजह से वहां के मुलाजमों को तनख्वाह जाती है, वहां की बिल्डिंग से बनती हैं, वहां के लोगों को पैसा मिलता है, वहां की जो सर्विसेज होती हैं वो एक आम इंसान के लिए आसाइश की जाती हैं, आसान की जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इसके बावजूद एक आम आदमी टैक्स पे कर रहा है, इसके बावजूद वहां पे सर्विस नहीं है। अरशद मुझे मिला था, अरशद ने आपको दिखाया, हमने वीडियो भी अभी डाली है अपने फेसबुक हैंडल पे, मेरे फेसबुक हैंडल पे भी वो वीडियो अवेलेबल है। ये हॉस्पिटल नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री है। तो आप देखिए कि वहां पे जो लोग वहां पे जाते हैं कि हमें यहाँ पे सिरिंज मिले, यहाँ पे हमें ग्लोव्स मिले और बाकी चीजें मिले, 500 रुपए की अरशद ने नीचे से सामान लाया, लेकिन अस्पताल वालों के पास वो सामान अवेलेबल नहीं है। इसके साथ में हमने आपको रिसेंटली दिखाया होगा कि जो बायो हैजर्ड वाला रूम था उसका दरवाजा खुला था, दरवाजा टूटा हुआ था। अभी उनने दरवाजा सेट कर दिया है, उसपे नई कुंडी चढ़ा दी है। कोई भी लोग, आप मेरा लाइव देख रहे हैं, आप देख लेना, कुंडी नहीं चढ़ाई है, उसमें सरिया डाला हुआ है, प्रॉपरली पैक किया गया है। अब इन्होंने प्रॉपरली पैक किया उसको जब हमने इस पे इशू उठाया, जब हमने बात उठाई। और बेसिकली जिस दिन हमने इशू उठाया था उस दिन हमारी कुछ बहनें, कुछ माएं वहां से जब गुजरी थी, या बच्चे छोटे छोटे गुजरे थे, या लोग गुजरे थे, तो उनने मुझे बताया कि यहाँ पे ये मसला है। तो हमने उसी टाइम पे वहां जाके जब लाइव में थे, तो वहां के सीएमओ ने, वहां के सुपरिंटेंडेंट ने हमें ये बताया कि जनाब हम तुम पे पर्चा लगाएंगे, तुमने ट्रेस पास किया, आप हमारी अस्पताल में आ रहे हैं तो ट्रेस पास कर रहे हो। उसको ये लगा था कि आकिब शाह बाकी लोगों की तरह डरेगा, पर्चों से डरेगा, या वो बाकी लोगों की तरह डर के चुपचाप करके बैठेगा। लेकिन मैं क्लियरली कहता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाना पड़े, मुझे कहीं भी जाना पड़े, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाना पड़े, वहां कंप्लेंट करनी पड़े, और सारे सबूत के साथ, सारे सब चीजों के साथ इकट्ठा करके हम वहां पे जाएंगे, मैं वहां पे जाऊंगा और इन चीजों के बारे में, इस अस्पताल के बारे में बात की जाएगी। प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, प्रॉब्लम पॉलिसी फेलियर है, प्रॉब्लम मेडिकल नेग्लिजेंस है, प्रॉब्लम वहां पे जो एक आम आदमी के अधिकार होते हैं वो नहीं मिलते हैं। अगर एनएचएम ने, नेशनल हेल्थ मिशन ने, या सरकार ने हसीब द्रावू के टाइम पे जो लिस्ट भेजी है, जो लिस्ट होती है, जो पैसे की लिस्ट होती है कि इतने पैसे में कौन सा टेस्ट होगा, उसको ये रेज करके वो पैसा ज्यादा लेते हैं, हर टेस्ट का ज्यादा पैसा लिया जाता है। और गरीब आदमी, जो बेचारा गरीब होता है, वो गरीब आदमी को पैसा पे पैसा लूटा जाता है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। इन्हीं चीजों के लिए तो हम रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, इन्हीं चीजों के लिए तो हम एमएलए बनाते हैं, इन्हीं चीजों के लिए तो हम एमएलए को बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर को बनाते हैं, इन्हीं चीज के लिए तो हम कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाते हैं, ताकि वो कैबिनेट वाले लोग ये चीजों पे नजर रखें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब से सरकार बनी है, जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, हेल्थ मिनिस्ट्री तो वाइसराय के पास नहीं है, मतलब गवर्नर के पास नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री तो मोदी के पास नहीं है, वहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री तो आप ही एनसी गवर्नमेंट के पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री तो सकीना इत्तू के पास है। आप मुझे बताओ, क्या चनाब वैली जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है क्या? पहले से ही इतना स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया हमारे इस चनाब वैली के साथ, पहले से ही हमारे चनाब वैली को बैकवर्ड रखा गया डेलिबरेटली। ना यहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं, ना यहाँ पे अच्छे अस्पताल हैं, ना यहाँ पे कोई अच्छा फैसिलिटी अवेलेबल है, ना हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ना कुछ है, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या? हमारे यहाँ अस्पतालों की हालत ये है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो आपके साथ क्या ही सुनाऊं। लेकिन आपको बड़े बड़े सारे लोगों को पता भी होगा कि जिसने ये इतिहास गवाया, जिसने अस्पताल पे उंगली उठाई होगी, उसको आज तक इन्होंने पर्चे लगाए, इन्होंने पीएसए लगवाए, इन्होंने पर्चे लगवाए। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, फेक दवाइयां, मतलब जो डेट चली गई हैं उनकी दवाइयां, जो लास्ट डेट चली जाती हैं दवाइयों पे, वो दवाइयां एक गरीब को लगा के, इंजेक्शन, आउटडेट इंजेक्शन जो है किसी गरीब को लगा के, जब उसने सवाल पूछा कि तो आपने ये जो इसका डेट चले गया था, आपने ये दवाई
आपने मुझे लगाई है, जब आपने मुझे ये दवाई लगाई है तो आपने गलत किया। जब ये सवाल पूछा जाता है तो उस पर भी एफआईआर लगाया। किसी ने कहा जनाब यहाँ पे सीनियर सिटीजन को पैसे लिए जाते हैं तो उसको भी दबाया गया। किसी ने कहा जनाब यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो उसको भी दबाया गया। हर एक बंदे को दबाया गया, हर एक बंदे को आज तक अस्पताल में जो भी उंगली उठाया उसको दबाया गया। लेकिन आकिब शाह क्लियरली बोल रहा है कि आकिब शाह इस हॉस्पिटल में जितना भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इलीगल चीजें चल रही हैं, जितनी भी इसमें जितना भी माफिया है वो आपके सामने लाएगा और 1 बाय 1 लाएगा। बहुत सारे लोग, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा और उसको बहुत जल्दी इसको रिवील भी किया जाएगा, इस चीज को डिस्क्लोज किया जाएगा, आपके सामने इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आपके सामने लाया जाएगा, पब्लिक के सामने लाया जाएगा। बहुत सारे स्टाफ में कुछ लोग हैं जो अस्पताल में मुलाजिम तो हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में मुलाजिम है, लेकिन मुलाजिम होने के बावजूद वो वहां पे ड्यूटी रोस्टर पे नहीं है। हम ड्यूटी रोस्टर चेक कर रहे थे, ड्यूटी रोस्टर में कुछ लोगों को ड्यूटी रोस्टर में ही नहीं रखा गया। अगर वो वहां पे जॉब करते हैं तो ड्यूटी रोस्टर में क्यों नहीं है? तो ये सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं और ये चीजें यहाँ पे नहीं बोली जाएंगी क्योंकि माफिया यहाँ पे है, यहाँ पे ये चीज नहीं बोली जाएगी। ये चीज सबसे पहले सकीना मैडम के पास पहुंचाई जाएंगी और विद प्रूफ कमिश्नर सेक्रेटरी के पास पहुंचाई जाएंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचाई जाएंगी, उसके बाद मोदी तक पहुंचाई जाएंगी और दिखाया जाएगा विद प्रूफ ऑन डॉक्यूमेंटेशन कि ये सब चीजें यहाँ पे चलती है। अगर आपने ये एक रेट लिस्ट सेटअप किया है तो ये दूसरी रेट लिस्ट यहाँ पे क्यों होती है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या? छोटे छोटे टेस्ट जो 10 रुपए या 20 रुपए के यहाँ फ्री होते हैं, नॉर्मल टेस्ट को 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए लिया जाता है। लेकिन ये चीजें हम विद प्रूफ, विद जीपीएस कैमरा, हर एक चीज सरकार के पास पहुंचाई जाएंगी, विद प्रूफ सरकार के पास, मोदी के पास पहुंचाई जाएंगी और बताया जाएगा कि ये धांधलियां यहाँ पे हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास विद प्रूफ है, बहुत बार हमारे पास कंप्लेंट आई कि बहुत सारे लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो टिकट नीचे काटी जाती है, उस डॉक्टर के लिए टिकट काटी जाती है, डॉक्टर के लिए टिकटें काटी जाती है। हमारे पास विद डेट प्रूफ है, टिकट काटी गई नीचे लेकिन ऊपर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उस डॉक्टर के बाहर कमरे के ऊपर हमने जीपीएस भी किया है। अगर मोदी को खुद आना पड़े, वो देखना पड़े, सकीना मैडम को खुद आना पड़े, देखना पड़े, हम मैडम जी को दिखाएंगे कि मैडम देखिए आप, कि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, यहाँ पे ये धांधली चल रही है। यहाँ पे परसों में 11:30 बजे हॉस्पिटल में था, गायनी वार्ड में एक डॉक्टर नहीं था। आप मुझे बताओ, अगर 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे से वो डॉक्टर कितने टाइम बैठती हैं? और सुनने में आया कि डॉक्टर सिर्फ 12 से लेकर 1 बजे तक बैठती हैं, बाकी वो प्राइवेट क्लिनिक पे बैठती हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो ड्यूटी प्रॉपरली करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ड्यूटी नहीं करते हैं, अपने उस वहां पे जो है वो ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। और वो बहुत सारे लोग जो बेचारे मड़वा से आते हैं, जो बेचारे वड़वन से आते हैं, जो अलग अलग जगहों से आते हैं, वो सफर करते हैं। आप देखिए कि हमेशा एक गरीब को दबाया जाता है, गरीब जब बात करता है तो उसको दबाया जाता है। ये अस्पताल जैसा भी अस्पताल है, नॉर्मल अस्पताल है, कुछ भी अस्पताल है, जो बेसिक नेसेसिटीज जो अवेलेबल है वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, बाकी चीजें अवेलेबल है, एटलीस्ट जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो तो एक आम आदमी को मिले। यहाँ पे जीएमसी डोडा है हमारे पास, जीएमसी डोडा में लोग सफर करते हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। मैं एक चीज समझ नहीं आया, अगर जम्मू कश्मीर में कोई हेल्थ मिनिस्टर है, एक जनाब वैली इतना बड़ा रीजन है और जनाब वैली में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, या डोडा हमारे पास रीजन है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, जनाब वैली है। एक बार भी सकीना मैडम यहाँ पे विजिट नहीं करी है कि एटलीस्ट देखें कि मशीनें ऑपरेट करती है नहीं करती हैं। सिटी स्कैन एक महीना खराब होता है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, बिजली नहीं होती है, लाइट नहीं होती है, जनसेट ऑन नहीं किया जाता है, और कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, कितने ही मुद्दे हैं जो मुद्दे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कोई बनी से हैं, उसके अलावा कोई बलेसा से हैं, जरगर इरफान भाई, उसके अलावा JSSY कार्ड्स होते हैं, उसमें ANC रजिस्टर कुछ लोग होते हैं, हालांकि सरकार ने बिल्कुल फ्री रखा है उसमें, लेकिन आपको USG करवाना हो या कोई भी करवाना हो, आपको सब फ्री मिलता है, लेकिन यहाँ पे उसके भी पैसे काटे जाते हैं, यहाँ पे भी पैसे लिए जाते हैं, और कितने ही पैसे लिए जाते हैं। हम ये सब चीजें इसमें इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और डीप इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है इसमें। यहाँ पे सरकार को डीप इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे धांधली चल रही है, किस तरीके से यहाँ पे ये करप्ट सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से माफिया चल रहा है इस अस्पताल में। ये चीजें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बिना एप्लीकेशन के लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, बिना एप्लीकेशन के लोग बाहर घूम रहे हैं, ड्यूटी रोस्टर पे लोग नहीं है, और भी बाकी चीजें जो प्रॉब्लम्स हैं वहां पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। लेकिन
मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सरकार आपने बनाई, आपने अपना जेब से टैक्स निकाल के पैसा दे के सरकार बनाई, आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आपने हेल्थ मिनिस्टर बनाया, आपने यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया, और यहाँ का गवर्नर हो, यहाँ का डीसी हो या कोई भी हो, ये सब आपके लिए, ये आपके काम करने के लिए हैं, आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अभी जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये पब्लिक सर्वेंट का काम है कि ये पब्लिक को सेटिस्फाई करें। पब्लिक के जो जो आपको सरकार ने बताया है कि ये काम करने हैं अपने, तो आपको ये काम करने हैं, और उसी चीज के लिए आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन आज बॉस बने हैं, आप सवाल पूछें तो पर्चे की धमकी, आप कुछ भी बोले तो पर्चे की धमकी, आप कुछ भी बोले तो पर्चे की धमकी, आप बोलेंगे डॉक्टर लेट आता है तो पर्चे की धमकी, आप बोलेंगे यहाँ सफाई नहीं है तो पर्चे की धमकी, आप कुछ भी बोले तो पर्चे की धमकी, बार बार पर्चे की धमकी। मतलब इतना है क्या? मतलब एक आम आदमी बात नहीं कर सकता क्या? आम आदमी ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे कॉटन क्यों नहीं है? आम आदमी ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे सिरिंज नहीं है? एक आम आदमी ये नहीं पूछ सकता है कि जो बेसिक चीजें होती हैं यहाँ पे नहीं है? दवाइयां सड़ जाती है लेकिन गरीब को नहीं दी जाती है। हमने आपको दिखाया परसों की लाइव में, या कल की लाइव थी, कल या परसों की लाइव थी, उसमें हमने दिखाया आपको बायो हजार्ड वाले कमरे में, वहां पे मेडिसिन पड़ी हैं और मेडिसिन दिसंबर 2025 में एक्सपायर हुई हैं, और हमने आपको दिखाया वो चीजें, वो एक्सपायर दवाइयां दिखाई हैं आपको। और इसी चीज पे प्रॉब्लम होगी, इसी चीज पे कंप्लेंट करने बैठ गए, इसी चीज पे हमने बोला कि नहीं, ये यहाँ पे क्यों आए, ये ट्रेस पास किया हमने। आप मुझे बताओ, अगर सरकारी दफ्तरों में एक आम आदमी जाएगा, एक गरीब आदमी जाएगा, तो अगर वो ट्रेस पास है तो फिर आम आदमी जाएगा कहाँ पे? आम आदमी के लिए अगर ये अस्पताल नहीं है, एक आम आदमी के लिए ये जगहें नहीं है, तो फिर आम आदमी जाएगा कहाँ? वो किसके दरवाजे पे जाएगा? एक आम आदमी किसके कहाँ अपना इलाज कहाँ पे करवाएगा? अपने बच्चे को स्कूल कहाँ भेजेगा? अगर इस सरकारी दफ्तरों में एक आम आदमी नहीं जाएगा तो वो कहाँ पे इलाज करवाएगा? इस टाइम पे जरूरत इस चीज की है कि एक आम आदमी अपने अधिकार जो उसके हैं वो अधिकार जाने, उसके अधिकार क्या हैं वो जाने, और एक आम आदमी को चाहिए कि जितने भी अधिकार उसके हैं उन अधिकारों के लिए लड़े। अगर आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, आप लड़िए कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधानी तरीके से आप उन चीजों के लिए लड़िए। आप मजहब की राजनीति में मत जाइए। इस मजहब की राजनीति में जहां गैस का सिलेंडर 400 रुपए का होता था, आज 1200 रुपए का है, लेकिन कुछ अंधभक्त ये कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा को ही वोट देना है, 1200 रुपए छोड़ के 12,000 का गैस सिलेंडर हो तब भी भाजपा को ही वोट करना है। इन्होंने इन्फ्लेशन रेट, आप देखिए इन्फ्लेशन रेट कितना है इस टाइम पे, महंगाई किस अरूज पे जा रही है। उसके अलावा आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट किस अरूज पे जा रहा है, और आपके पास कोई एक अधिकार नहीं है कि आपने एमएलए बनाया, आपने एमपी बनाया, वो यहां से उठ के पार्लियामेंट में चले गए, वो यहां से जम्मू चले गए। हमारे किश्तवाड़ में 3 एमएलए हैं, हमारे डोडा में 3 एमएलए हैं, 6 एमएलए हैं, 2 एमपीज हैं, लेकिन हमने उनको यहां से भेजा है। वो असेंबली में बैठे हैं, वो बाकी जगहों पे बैठे हैं। अस्पताल की कंडीशन क्या है, बाकी जगहों की कंडीशन क्या है, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। भाई ये हॉस्पिटल ऐसा है कि जहां पे डॉक्टर बोलता है मेरे क्लिनिक पर आ जाओ, वहां से दवाई ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये चीजें हमारे नॉलेज में बड़ी बार आती हैं, लेकिन नजीर भाई प्रॉब्लम यही है कि सरकार जब तक ना इन चीजों पे इन्वेस्टिगेट करेगी, अब बंदा पूछता है, बंदा तो सवाल पूछता है, इंसान सवाल पूछते हैं, लेकिन जब इंसान सवाल पूछता है तो उस पे पर्चे लगाए जाते हैं, उस पे एफआईआर लगाए जाते हैं, उसको दबाया जाता है, उसको धमकाया जाता है। लेकिन इनको लगता था कि आकिब शाह को भी ये पर्चों से धमकाएंगे, पर्चों से उसको दबाएंगे। एजाज द्राबू कल फिर से आना। जितने भी सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम। काफी जगह जगह से लोग देखते रहते हैं, जनाब वैली से पर्टिकुलरली लोग होते हैं, बाकी फॉरेन से भी काफी लोग होते हैं। मुझे फॉरेन से भी कुछ कुवैत, दुबई वगैरह से मैसेज आते रहते हैं। काफी लोग हैं जो जिनको मेरी टीम का काम, जिनको हमारा काम अच्छा लगता है, वो हमारे से कांटेक्ट करते रहते हैं, फेसबुक पे ही या इंस्टाग्राम पे या बाकी जगहों पे कांटेक्ट करते रहते हैं। सभी भाइयों का शुक्रिया कि आपको लगता है कि आपका भाई कोई यहाँ पे है जो काम करता है या काम करने की कोशिश करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो भी काम करता है, जो भी इस जालिम निजाम के खिलाफ बोलता है, जो भी इस जुल्म के खिलाफ बोलता है, जो गरीब के लिए खड़ा उठता है, गरीब की बात करता है, तो उस पे पर्चे लगाए जाते हैं, पर्चों की धमकियां लगाई जाती हैं। शादाब सुहेल भाई, महराज भाई का कोई अपडेट? बिल्कुल, महराज भाई का कल नहीं तो परसों उनका हेयरिंग है, और वो
मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है फाइनल हियरिंग रहेगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। परसों मेरी भी तारीख है, दुआ करना। चार्ज डिस्चार्ज पे है, जो एसीडी ने पर्चा लगाया था उस पे फाइनल चार्ज डिस्चार्ज है। इंशाल्लाह अगर उसमें कुछ हो जाए तो अल्लाह करे कि मेरा भी डिस्चार्ज हो जाए। बाकी महराज भाई का 23rd को जो मंडे का है उस दिन उनका शायद फाइनली हो जाएगा, तो उस दिन खत्म हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप अपने काम से मतलब रखो। हाँ बिल्कुल, अपने काम से ही मतलब है। मेरा काम बस ये है कि गरीब का काम हो जाए, बस वही काम है मनोज भाई। तो एक गरीब का काम करना है, एक गरीब के लिए लड़ना है। वालेकुम सलाम खुर्शीद भाई। तो कुछ लोग पूछ रहे थे, तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे ही है, फाइनल आर्ग्यूमेंट शायद हो जाए परसों मंडे को, और हो सकता है उसी दिन जो है रिहाई भी होगी। अगर इनकेस उस दिन नहीं तो रिजर्व जजमेंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड पे, बस इस मंथ के एंड पे ही, इससे पहले पहले इनका रिलीज होगा इंशाल्लाह, महराज भाई का रिलीज होगा। बाकी जो सोच है, जो महराज मलिक का सोच है या जो महराज भाई का सोच है, वो सोच यही है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, अपनी खुद की लड़ाई लड़ें, और खुद की जो लड़ाई है इसमें कुछ भी अड़चन आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी दिक्कत हो, वो सारी दिक्कत को साइड रख के, वो सारी को साइड करके, हम अगर जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत दिखाएं कि हम जिंदा हैं, और हम दिखाएं कि हम जो हैं, हम जिंदा दिल हैं और जिंदा रहने का पूरा काबिलियत रखते हैं। क्योंकि जब जुल्म होता है, जब किसी पे जुल्म होता है, तो वो चुपचाप करके जुल्म सहता है। लेकिन आपको कब पता चले कि वो जिंदा है? आपको कब पता चलेगा कि आप जिंदा हैं? जब आप गरीब का दर्द देखेंगे, जब आप देखेंगे कि एक गरीब को अस्पताल में धक्के लग रहे हैं, एक डीसी ऑफिस में धक्के लगते हैं, उसको किसी सोशल वेलफेयर के दफ्तर में धक्के लगते हैं, उसको किसी फूड के डिपार्टमेंट में धक्के लगते हैं, या कहीं भी धक्के लगते हैं, आपका दिल जो है उस टाइम जाग उठता है कि जनाब नहीं, इसके साथ गलत होता है। आपको पता चलता है कि नहीं, इस इंसान के साथ, इस शख्स के साथ गलत हो रहा है, तुम इस इंसान के साथ खड़े हो जाओ, इस गरीब के साथ खड़े हो जाओ, इस मिस्कीन के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि हिंदू हो मुसलमान हो, इंसानियत की बात है, निष्काम कर्म की बात है। इस दुनिया में नहीं, एटलीस्ट आखिरत में अल्लाह ताला तो पूछेगा कि तुमने अपनी जिंदगी किन कामों में खर्च की है, और स्पेशली जब आप जवानी में थे तो कहाँ खर्ची है। तो आप देखिए कि वक्त आ चुका है कि जहां डेमोक्रेसी के नारे दिए जाते हैं कि डेमोक्रेसी, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जमहूरियत का निजाम है, तो उस जमहूरियत के निजाम में रह के हम जमहूरियत के नाम से, जैसे गांधी जी ने लड़ा है, जैसे अंबेडकर ने लड़ा है, गांधी जी देखो किस तरीके से उनने लड़ा। और जेल जाने से कभी लीडर नहीं डरता है। इनको लगता है कि नहीं, एफआईआर लगाएंगे लीडर पे तो वो चुप बैठ जाएगा, इस पे एफआईआर लगाएंगे तो इस पे पीएसए लगाएंगे तो वो डरेगा। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है द बेस्ट लीडर, जो बेस्ट लीडर होता है, वो मुझे लगता है जेल के बाद ही बनता है, वो थाने जाने के बाद ही बनता है। क्योंकि जब आप सही चीज पे होते हैं, हक पे होते हैं, इस टाइम पे गांधी देखिए, गांधी हक पे था, उसको ट्रेन से बाहर फेंका गया, उसको जेल रखा गया, बंद किया गया, बड़ी बार उसको अंदर कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने स्ट्राइव किया, स्ट्रगल किया, और कंसिस्टेंटली स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करते करते उन्होंने इस भारत की आजादी के लिए नॉन वायलेंटली सत्याग्रह किया, अहिंसा तरीके से सत्याग्रह किया। और वो सत्याग्रह एक गरीब का अस्पताल में अच्छा इलाज हो, उसलिए वो सत्याग्रह था। एक गरीब का अस्पताल में अच्छे से इलाज हो, मुफ्त में इलाज हो, वो स्ट्रगल इसलिए था। हम भारत के लोगों ने इसीलिए तो स्ट्रगल किया था 1947 की आजादी के लिए। उसके बाद आप देखिए कि जनाब अली के हॉस्पिटल में ये हालत है, एक नॉर्मल टेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर रेफर किया जाता है, बिल्कुल शबीर का नहीं, बिल्कुल। उसके बाद अंबेडकर हूं, अंबेडकर ने डिस्क्रिमिनेशन, जो उस टाइम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, ब्राह्मण और शूद्रा कॉन्सेप्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब वो अमीर और गरीब का एक जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसके खिलाफ लड़ा। इस टाइम में भी अगर आप अमीर हैं, एक पैंट कोट लगा के जाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप ट्राउजर में क्यों जाते हैं, आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं लगाते हैं, आप बाकी चीज क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे उस टाइम पे, मैं उनको भी बोलता हूँ, और मुझे उस टाइम पे गांधी याद आते हैं, जिस गांधी ने एक ही कपड़ा, एक ही धोती में, सफेद धोती में, इस पूरी भारत की आजादी के लड़ा, इस भारत की आजादी के लिए एक ही कपड़े में लड़ा। उसका वजह अगर आपको पता होगा, वो वजह ये था कि मेरा गरीब जो यहाँ का है, वो भी यही खादी का कपड़ा, ये खादी की धोती लगा के एक ही कपड़े में
क्योंकि वो भी होता है तो मैं भी एक ही कपड़े में हूं। जब मैं किसी अंग्रेज के पास हूं, किसी बड़े आदमी के पास जाऊं, तो वहां पे उसको पता चले कि भाई मैं बराबर हूं, लोगों के बराबर हूं जो मेरे देश में रहते हैं। तो मेरे गरीब लोग अगर ट्राउजर लगाते हैं, मेरे गरीब लोग अगर कोई नॉर्मल कपड़ा लगाते हैं, तो आकिब शाह भी पैंट कोट लगाने वाला बंदा नहीं है। मुझे भी कोई पैंट कोट नहीं चाहिए, मुझे भी कोई फॉर्मल ड्रेस नहीं चाहिए, ना मुझे जरूरत है उसकी चीज की। अगर गरीब को लगता है कि आकिब शाह हमारी आवाज उठाता है और जिस कपड़े में मैं हूं उसके कपड़े में ये भी है, और अगर उसको मुझे इसी में पसंद है तो मुझे भी उसमें वही पसंद है। तो इसलिए आप ये प्रोटोकॉल, कोट पैंट, ये बाकी सब चीजें, ये चीजों से कुछ नहीं होता है। ये बस अंग्रेजों की एक पहचान होती थी कि वो पैंट कोट टाई लगा के होते थे। बाकी हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारा हिंदुस्तानी अपना कल्चर है, अपना यहाँ पे सब कुछ है। हमें सूट बूट पैंट कोट, ये जो बर्तानिया राज के जो लॉर्ड कर्जन के टाइप के लोग लगाते थे, मुझे उसमें कोई जो है उसमें कोई चॉइस नहीं है। मतलब वो मेरा चॉइस नहीं है। मेरा गरीब जिस कपड़े में होगा, मेरा गरीब जिस जगह खड़ा होगा, मैं उस गरीब के साथ खड़ा होऊंगा। और जिस तरीके से वो गरीब होगा, जब मैं किसी दफ्तर में जाऊंगा, अगर मैं पैंट कोट लगा के जाऊंगा, तो यहाँ ऐसे भी अब जाता हूं तो इनको पता होता है कि आकिब शाह है। लेकिन मैं जब जाता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में जाता हूँ, नॉर्मल तरीके से जाता हूँ, ताकि जब मेरा गरीब भाई जाए वो भी ऐसे हो जैसे मैं हूँ। उसको ये ना लगे कि ये पैंट कोट की वजह से इसको सवाल जवाब पूछते हैं, इसको पूछा जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस गरीब आदमी का जो अधिकार है, मेरे और गरीब में बस इतना फर्क है, मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो गरीब बंदा दूसरा मेरा भाई है, और बहुत सारे लड़ते भी हैं, वो खुद लड़ें। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, अपना अधिकार खुद बोलिए। अगर आप वहां पे अस्पताल में कॉटन नहीं है तो आप सवाल पूछिए ना, आप उनको बताइए। अगर नहीं है आप वीडियो करिए, उसको वीडियोग्राफी करिए। और बड़े सारे लोग कहते हैं कि नहीं वीडियोग्राफी मना है। वो किस एक्ट में मना है? कौन सा एक्ट है जो मना करता है वीडियोग्राफी? बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्लियरली कहते हैं कि जनाब, अगर आप किसी दफ्तर में जाते हैं तो यहाँ पे कौन सी चोरियां हो रही हैं। अगर मोदी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के डंके बजाता है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, तो अस्पताल में वीडियोग्राफी क्यों मना है? अस्पताल के एरिया में वीडियोग्राफी क्यों मना है? अस्पताल या किसी भी दफ्तर में वीडियोग्राफी क्यों मना है? वीडियोग्राफी मना होना नहीं चाहिए। वीडियोग्राफी मना किस चीज से कर रहे हैं? वीडियोग्राफी, अगर आपके पास कॉटन नहीं है, अगर आपके पास सिरिंज नहीं है, आपके पास एक्सपायर दवाइयां हैं, तो अगर कोई सवाल पूछता है या वीडियोग्राफी करता है तो आपको उस चीज से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ये ट्रांसपेरेंसी की बात है, पब्लिक ऑफिस ट्रांसपेरेंट होता है, ये पब्लिक के पैसे से, पब्लिक के टैक्स से ये चलता है। इनको किसी को लगता है कि ये हमारी जागीर है, ये आपकी जागीर नहीं है। आपको मेरे जैसे लोग कभी टकरे नहीं है, आपको मेरे जैसे लोग सामने कभी नहीं आए हैं जिन लोगों ने आपको आपकी औकात बताई होगी कि आप पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन पहली बार, मुझे लगता है कि पहली बार मुझ जैसा बंदा इनको टकरा है, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये उठ के पर्चे दे रहे हैं, इसलिए उठ के ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे क्लियरली बोलता हूं, क्लियरली आपसे ये वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जिंदा होने का सबूत दूंगा, जिंदा होने का सब आपके सामने रखूंगा कि भाई मैं जिंदा हूं। आपको बताऊंगा कि मैं जिंदा हूं और आपके सामने ये सारी चीजें रखूंगा। आप देखिए, आए दिन मुझे कॉल्स आती हैं, अभी भी डोडा से कुछ कॉल्स आई थी। आप देखिए, आरडीडी डिपार्टमेंट एक बड़ा स्कैम डिपार्टमेंट है, कितना बड़ा स्कैम है। अभी भी सरकार जहां पे ये वादा करती है कि आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, 100 दिन के रोजगार के साथ आपको 20% का मटेरियल मिलेगा और 20% का स्किल्ड मिलेगा। अभी तक वहां डोडा में कुछ लोगों, मुझे कास्तीगढ़ से फोन आ रहे थे और कई जगहों से कॉल आ रहे थे कि हमारे यहाँ इन एरियाज में अभी तक इन एरियाज में, कास्तीगढ़ और अलग अलग एरियाज में अभी तक, फिदा हुसैन बोल रहे हैं, ऑल चिल्ली बेंगल विद यू। शुक्रिया शुक्रिया फिदा भाई। भाई जी, महराज साहब का अपडेट बताइए। महराज भाई का मंडे को है हेयरिंग, और फाइनल हेयरिंग है, तो इनशाला इस मंथ में मुझे लगता है वो रिहा होंगे, वो हमारे बीच होंगे इनशाला। सच्चाई हमारे बीच होगी और भाई हमारे बीच होगा। आप सब जानते हैं पब्लिक डिसाइड करता है। अगर मेजोरिटी जहां होती है तो वहीं पे कुछ 2 दलाल या 3 दलाल डीसी साहब जिंदाबाद करने से वो डीसी साहब जिंदाबाद नहीं हो सकता है। हजारों और लाखों की तादाद में लोग जिंदाबाद बोलने वाले, वही जिंदाबाद होता है। 2-4 बंदों को खरीदे हुए टट्टुओं को, तलवे चाटने वाले लोगों से अपनी तारीफें करवाना, ये मतलब क्या, कुछ कौन सी बात हुई कि आप जबरदस्ती अपनी तारीफें कर रहे हैं? कोई तारीफ अब कोई कर नहीं रहा है।
तो लोगों में मैंने पहली बार देखा जो आक्रोश था, जो गुस्सा था डीसी डोडा को लेके, वो कल शाम को हमें दिखा। और वो भी तब दिखा जब उसका ट्रांसफर हो गया। तो लोगों ने तब जाके डीसी जो है, आपने सुना होगा अपने अपनी लाइव वगैरह या टीएलआर से या बाकी जगहों से लाइव था, आपने सुना होगा कि जब जब डीसी डरता है पुलिस को आगे करता है। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं। तो वो डर था लोगों के अंदर, वो प्रोटेस्ट नहीं करते थे, डरते थे। इवन मैं जब डोडा लास्ट टाइम गया, डोडा में कुछ मेरे काफी लोग मुझे वहां पे मिले। तो वो डोडा के लोग, जो काफी लोग मुझे मिले, जब मैंने बोला कि जब कोई पॉलिसी होता है, जो भी पॉलिसी होता है, तो आपका फ्रीडम है उसको अपोज करने का, डिसेंट का आपका फ्रीडम होता है। तो जो ही मैंने डिसेंट बताया, फ्रीडम उसका जो रिस्ट्रेंट किया जा रहा है, तो जो 2-3 बंदे मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब जो उस टाइम पे बाइट ले रहे थे, वो भाग गए। मैंने कहा यार, तुम तो मीडिया वाले हो, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, तुम पे हमें भरोसा है, लेकिन आप ही वहां से भागे। अभी भी बहुत सारे लिख रहे हैं कि डीसी डोडा मुर्दाबाद। ये आप देखिए, लोगों को दबाया गया था, जबरदस्ती उन पे पर्चे लगाए गए, जबरदस्ती उनको दबाया गया। जो भी बात करता था उसको दबाया जाता था, खुल के कोई सामने नहीं आता। हालांकि डेमोक्रेसी का सबसे मंजूर लाला, ये जो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट नंबर देना, या जो भी मेरी टीम से जुड़ा हुआ उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर देना। बिल्कुल बिल्कुल पिंकू राणा भाई, बिल्कुल। केड़ा डर, जितना काम उसने किया ना, सोच भी नहीं सकते भाई मेरे। किसने काम किया अमित भाई, कितना काम किया है किसने? बाकी आपको अमित भाई अगर डीसी का बता रहे हो, तो डीसी का मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक सर्वेंट, डीसी पब्लिक सर्वेंट होता है, वो पब्लिक का नौकर होता है। पब्लिक का जेबों से गया हुआ टैक्स से उसका तनख्वाह मिलती है, और उसको जितना भी प्रोटोकॉल मिलता है, जो गाड़ी मिलता है, जो भी जितना भी चीज मिलता है, वो सारा पब्लिक के पैसे से जाता है, पब्लिक के टैक्स से जाता है। और फिर वो उसको एंजॉय करता है। हालांकि उसको इसलिए दिया जाता है कि कोई कास्तीगढ़ में मटेरियल नहीं मिल रहा है, वहां जाके देख ले कि मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किसी अस्पताल में कोई प्रॉब्लम है, तो गाड़ी लेके जाए और वहां पे देखे। और अगर कोई प्रॉब्लम किसी बीडीओ ऑफिस में है, किसी और दफ्तर में, किसी गांव में है, तो गाड़ी इसलिए तो दी जाती है। गाड़ी इनकी पर्सनल ऐश के लिए थोड़ी होती है। भोजवा से काफी लोग देख रहे हैं, शुक्रिया। और भी काफी जगहों से लोग, रजौरी, बाकी जगहों से लोग हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से। वालेकुम सलाम ब्रिटल इरफान, वालेकुम सलाम महराज मलिक ने जो काम किए हैं। तो आप देखिए कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो गाड़ियां इनको दी जाती हैं, वो गाड़ियां, मैं मंजूर लाला का जो कमेंट है उसको हाईलाइट करता हूं। पिन किया है मैंने मंजूर लाला का कमेंट, तो जिनको भी मेरा फोन नंबर चाहेगा, तो मंजूर लाला ने, मंजूर बागबान, इनने कमेंट को हाईलाइट किया है, मैंने पिन भी किया है। तो आप देखिए कि जो प्रोटोकॉल होता है, जो बाकी चीजें होती हैं, जो किसी डीसी को दी जाती हैं, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को दी जाती है, वो इसलिए दी हो जाए कि ताकि वो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखें। भाई डर के भाग रहा है अब डीसी, उसको पता है कि मेरी पोल खुलने वाली है। मोहम्मद अशरफ किश्तवाड़। तो आप देखिए कि जितने पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनका मेनली काम जो होता है, उनका जो काम होता है, सलाम सलाम आदाब सुदेश भाई, उनका मेनली काम ये होता है कि आप जो आम आदमी, जो आम पब्लिक है, उसके लिए काम करें। इसलिए आपको सैलरी मिलती है। आपको तानाशाही या आपको अफसरशाही दिखाने के लिए वो सैलरी नहीं मिलती है। और जब गरीब इनके दफ्तरों में जाता है, जब गरीब एक इस दफ्तर में जाता है, किसी अस्पताल में जाता है, उसको दबाया जाता है। अगर वो कहता है कि टेस्ट फ्री में होना चाहिए, या उसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, तो वो अधिकार नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम लेकिन मैंने यहाँ जनाब दिल्ली में ही ज्यादा देखा, यहाँ पुंछ रजौरी में भी कहीं हद तक देखा है, लेकिन यहाँ हमारे जनाब वली में तो पूरा गुंडा राज है, पूरा माफिया है यहाँ पे, कि यहाँ पे गरीब बात नहीं कर सकता है। यहाँ पे गरीब की बात कोई नहीं कर सकता है। डीसी डोडा मुर्दाबाद, खान फरासत भाई डर के आगे। आकिब भाई सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। तो आप देखिए कि एक गरीब बंदा किसी भी दफ्तर में आज जाके उसको दबाया जाता है, किसी भी जगह जाके उसको दबाया जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। उसको किश्तवाड़ के रोड के बारे में कुछ बताओ, कैसे हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई। तो आप देखिए कि एक गरीब के लिए अस्पताल नहीं है, गरीब के लिए शिक्षा नहीं है,
और डेलिबरेटली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बिजी हैं ठेकेदारियों में, बिजी हैं अपने क्रशर चलाने में, बिजी हैं बाकी चीजों में करने में, मशगूल हैं। उनको आम पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। आम पब्लिक बाहर में जाए, अस्पताल में इतना प्रॉब्लम है लेकिन उनको टेंशन नहीं है कि अस्पताल में प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत एक आम आदमी के साथ हो रही है, टेस्ट नहीं एक आम आदमी के हो रहे हैं। यहाँ पे एक आम आदमी क्या, सड़क साफ नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, एक आम आदमी को शिक्षा नहीं मिल रही है। उनको इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस अपनी ठेकेदारियां चलनी चाहिए। और जब वो असेंबली में जाके जब बात करते हैं तो उनको अपने ठेके की बात होती है कि ठेका उनको मिलना चाहिए, उनको ठेकेदारी की बात करनी है। लेकिन एक गरीब की बात कोई उस असेंबली में नहीं उठाता है। उस पार्लियामेंट में जो यहाँ से 2 MP पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में गरीब की बात नहीं उठाई जाती है। वालेकुम सलाम, सलाम भेज रहे हैं। इसलिए मैंने एक इनिशिएट किया था। उस इनिशिएटिव का मकसद ही यही था कि जो गरीब बंदा है जिसकी कोई सुनता नहीं है तो उसको सुना जाए, उसको मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाके उसको सुनाया जाए, उस गरीब का दर्द सुनाया जाए। क्योंकि उस गरीब का दर्द अगर असेंबली तक नहीं पहुंच रहा है, जो MLA वहां पे बना था उसका काम था कि आप इस गरीब का दर्द उस असेंबली तक पहुंचाइए, लेकिन वो बिजी है वहां पे अपने ठेके चलाने में, अपनी ठेकेदारियां JCB उससे वो निकालनी है, LNT मशीनें निकालनी है, एक्सकेवेटर